Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, क्लास 7th का चैप्टर है। ये है पार्ट 2, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, तो चैप्टर की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अच्छे से चैप्टर समझ आता है एज अ स्टोरी, ये चैप्टर समझेंगे। पार्ट 1 में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी, ये भी हमारा कवर हो गया था, यहाँ तक भी हम लोगों की चीज़ें कवर हो गई थी। अब हम लोगों ने पार्ट 1 जब ख़त्म किया था, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं दिखा रिक्वेस्ट ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था। आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्चीव्स के बारे में। आर्चीव्स को हिंदी में बोलते हैं अभिलेखगार। अभिलेखगार का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। ऐसी जगह जहाँ पर दस्तावेज़, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज़ जो होते हैं, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? पांडुलिपियाँ जिन्हें बोलते हैं, स्टोर की जाती हैं। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन्स। जो भी उनकी रिकॉर्ड्स होते होंगे, ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी उनकी, ठीक है, जो लेन देन जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो ओवरऑल आर्चीव्स क्या हुआ कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएँ, जहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं उन्हें रखी जाएँ। आज जितने भी राष्ट्रीय और राज्य सरकारें हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं हमारी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके आर्चीव्स हैं, उनके अभिलेखगार हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पर ये लोग सारे जितने भी पुराने ऑफिस के कामकाज कागज़ होते हैं वो रखे जाते हैं, जहाँ पे भी लेन देन का रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है। अब आ जाइए यहाँ से। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। अब उस ज़माने में क्या हुआ करता था, उन दिनों कोई ऐसे छापे खाने तो थे नहीं जहाँ पर प्रिंट हो जाए। कोई भी चीज़ ऐसे प्रिंट कहते हैं ना, जहाँ पे जैसे प्रिंट मशीन्स होती हैं आज जैसे, तो वो जगहें ऐसी फैक्ट्रीज ऐसे छापे खाने तो थे नहीं इन दोस्त डेज। स्क्राइब क्या करते थे? जो स्क्राइब होते थे, लिपिक जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो क्या करते थे? नकल कर लेते थे, हाथ से ही लिख लेते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ना, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ लिख दिया करते थे जैसे लिखा हुआ होता था। लेकिन वहाँ पे होती थी गलतियाँ। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, अगर तुमने कभी भी अपने फ्रेंड का होमवर्क को कॉपी किया होगा, यू वुड नो, तुम्हें पता ही होगा दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। ये कोई एकदम साधारण सा काम तो है नहीं। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी फ्रेंड की जो लिखावट है, हैंड राइटिंग है, वो बहुत अच्छे से समझ नहीं आती। एंड फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन, और हम कोशिश करने लगते हैं कि अच्छा ये लिखा हुआ होगा, मतलब ऐसे ही अपने दिमाग से रखा लेते कि हाँ भाई पीछे से चला आ रहे थे, यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है? देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी एंड योर फ्रेंड्स वर्क। अब क्या हो जाता है, फलस्वरूप जो आपके लेख का जो भी आपने जो अपने फ्रेंड्स का जो भी लिखा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण अंतर जो है वो आ जाता है। चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ी थोड़ी। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अब इसी तरीके से जो स्क्राइब होते थे वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट को जब कॉपी करते थे हाथ से, तो उनसे भी हो जाती होंगी गलतियाँ, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना, समटाइम्स यू कैन नॉट रीड अबाउट योर फ्रेंड्स एंड राइटिंग एंड यू आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आ जाते हैं जो अपनी कॉपी में लिखा होता है फ्रेंड्स के पर्चे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपिंग है समवट सिमिलर, ये बिल्कुल भी एक ही जैसा है इसकी तरह ही। अब क्या होता था, एज अ स्क्राइब्स कॉपी करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस सम चेंजेस। अब ये भी क्या कर देते थे, कुछ चेंज कर दिया करते थे। अ वर्ड हियर, अ सेंटेंस देयर, कभी शब्द इधर उधर हो जाता था, कई बार सेंटेंस इधर उधर हो जाता था। और दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ दी just a minute सेम टेक्स्ट बिकम सब्सिक्वेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब इससे क्या होता था, जो मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि होती थी तो उसकी जो कॉपी होती थी बनाने में भी कुछ समय कुछ यही होता था। जो प्रतिलिपियाँ होती थी मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, तो जो स्क्राइब होते थे वो छोटे मोटे फेर बदल कर देते थे अपने हिसाब से। कोई शब्द इधर उधर हो जाता था, कोई वाक्य इधर उधर हो जाता था। और सदी दर सदी क्या हुआ, इस तरह की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह होती थी, इनकी जो कॉपी बनती थी ऐसी ही बनती रही। और अंततः जो मूल ग्रंथ है ना, जो एक्चुअली जो मेन जो बुक हुआ करती थी, एक से समझ लो कि वही जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाती थी। मूल ग्रंथ जो होता था उसमें भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती थी। भाई किसी ने कुछ लिखा, फिर उसने थोड़ा चेंज किया, फिर अगले ने और थोड़ा चेंज किया, फिर अगले ने और थोड़ा चेंज किया। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल था तो वो ओरिजिनल तो रह ही नहीं गया, तो कुछ और ही निकल आ जाता था, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट जो हिस्टोरियंस थे हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती थी डिफरेंट हिस्टोरियंस को ऑफ द सेम टेक्स्ट की, सेम ही टेक्स्ट की। और फिर वो गैस करते थे व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, फिर वो अंदाज़ा लगाते थे कि भैया ओरिजिनली क्या लिखा गया होगा। ऑन occasions
ऑथर्स रिवाइज करते थे देयर क्रॉनिकल्स को एट डिफरेंट टाइम्स। तो कई बार लेखक क्या होते थे, समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में जो है वो थोड़ा सा चेंजेस भी करते थे, संशोधन भी करते थे। तो द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल थे जिनका नाम था हमारा ज़ियाउद्दीन बर्नी। अब इन्होंने क्या किया था, एक क्रॉनिकल लिखा था फर्स्ट इन 1356 ईस्वी में, एंड अनदर वर्जन इसी का इन्होंने लिखा था 2 साल बाद। द टू डिफर फ्रॉम वन अनदर, दोनों ही का एक दूसरे से डिफरेंट थे। बट हिस्टोरिकन्स डिड नॉट नो, हिस्टोरिकन इतिहासकार जो थे तो उनको तो इस बारे में नहीं पता चला इतना ज़्यादा क्या हुआ। टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरिकन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। अब क्या हुआ 1960 में जब सेकंड देखा हुआ ना उन्होंने, तो पहले वाले के बारे में तो तब तक पता ही नहीं था। इट रिमाइंड लॉस्ट, और वो लॉस्ट ही रह गया था इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस में। पूरा बता देती हूँ पैराग्राफ क्या हुआ। तो कई बार क्या होता था, लेखक जो थे समय समय पर अपने जो मूल वृत्तांत उन्होंने जो कुछ ओरिजिनल लिखा होगा उसमें भी कुछ लेखक खुद ही चेंज करते रहते थे। अब 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना कुछ लिखा उन्होंने, ठीक है, वो क्रॉनिकल थे तो उन्होंने कुछ क्रॉनिकल लिखे। अब जो फर्स्ट क्रॉनिकल उन्होंने लिखा, पहला वृत्तांत जो उन्होंने लिखा वो 1356 में लिखा। दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद उन्होंने इस चीज़ को लिखा। अब दोनों में उन्होंने काफ़ी अंतर कर दिया, लेकिन 1971 में जो इतिहासकार आए, हिस्टोरिकन्स आए, पहले वाले वृत्तांत की जानकारी उन्हें थी नहीं। जो उन्होंने 1356 में लिखा था उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। ये पुस्तकालयों के जो विशाल संग्रह होते हैं ना, मतलब बहुत सारी किताबें एक साथ रखी होती है, वो बेचारा कहीं दबा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था। अब आ जाओ, ये क्या दे रखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग्स कुड मेक द रीडिंग ऑफ पार्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। अब क्या होता था, लिखावट भी भिन्न भिन्न होती थी, राइटिंग डिफरेंट होती थी, शैलियाँ जो होती थी, शैलियों के कारण भी क्या होता था, डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार की जो शैली में लिखते नहीं है लोग, कर्सिव राइटिंग में स्टैंडिंग बिल्कुल लिखा हुआ हो, तो सबकी राइटिंग अलग अलग होती। तो ऐसे समझ लो, उसी कारण से क्या होता था, फारसी और अरबी को पढ़ने में कठिनाई होती थी, अलग अलग भाषा के मतलब भाषाओं को पढ़ने में भी दिक्कत होती थी। द नॉस्टैल्जिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट इज कर्सिव एंड ईजी टू रीड। और जो नॉस्टैल्जिक स्टाइल था, जो हम बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है, नस्तालिक बोलते हैं हिंदी में इसको, लिपि ये जो होती थी काफ़ी आसान होती थी, कर्सिव में होती थी क्योंकि तो ईजी टू रीड होती थी। लेकिन इसके जो दूसरी वाली जो होती थी, हम जिसको पढ़ सकते हैं शिकस्त, जिसे हम बोलते हैं शिकस्त, जो थी राइट साइड होती थी, और इज़ डेंसर एंड मोर डिफ़िकल्ट। तो ये ज़रा ज़्यादा संक्षिप्त भी होती थी और ये ज़्यादा मुश्किल भी होती थी, ठीक है ना। आप आ जाओ न्यू सोशल एंड जो है हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में हमें क्या पढ़ना है। द स्टडी ऑफ 1000 years बिटवीन 700 to 1750 ह्यूज चैलेंजेस टू हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड। अब क्या हुआ, सन 700 से लेकर 1750 के बीच हज़ारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती था। मतलब 700 से लेकर 1750 तक का पढ़ना है तो चैलेंज तो है ही ना हिस्टोरिकन्स को उस चीज़ को समझना, बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी। अब क्या डिफ़िकल्टी हुई, क्यों उनको मुश्किल लगा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इस पूरे काल के में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के जो परिवर्तन हुए थे, मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस हुए थे। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड दिस अपीयरेंस लाइक द पार्शियन व्हील इन इरिगेशन। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके आगे क्या हुआ था। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में काफ़ी ज़्यादा तो चेंजेस हुए थे, ठीक है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए थे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे सिंचाई में राहत का यूज़ इन्होंने किया, व्हील का यूज़ इन्होंने किया, कताई में चरखे द स्पिनिंग व्हील का यूज़ हुआ, वीविंग में, ठीक है। अब एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। अब जो फायर आर्म्स थे उनका युद्ध जो हुआ, तो युद्ध में जो अग्नेय अस्त्र होते हैं ना, बारूद हथियार वगैरह, इनका भी इस्तेमाल हुआ था। तो इन सब चेंजेस की वजह से भी देखो, जब चेंजेस होते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना, समझना वो बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नए नए फूड आए, नए नए ब्रेवेजेस आए, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, खान पान, जैसे मान लो क्या क्या आया, जैसे आलू आया, पटैटो है, कॉर्न आया, मक्का आया, चिलीज़ मिर्ची आई, चाय आई, कॉफ़ी आई, तो इन सब के बारे में भी पढ़ा गया जब आया। तो रिमेंबर दैट ऑल द इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स कम अलॉन्ग विद द पीपल who brought their other ideas with them as well। अब देखो, अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि इस उपमहाद्वीप में नए नए तरीके का खान पान भी आया, जैसे कि आलू आया, मक्का आया, मिर्च आई, चाय आई, कॉफ़ी आई। ध्यान ये रखना है कि जितने भी तमाम परिवर्तन हुए हैं नई टेक्नोलॉजी में, नई प्रौद्योगिकी किया जिसे हम बोलते हैं, और फसलें, वो उन लोगों के साथ आए जो अपने विचार भी लेकर आए थे, मतलब बाहर से आए थे ना बहुत सारे लोग तो हमारे देश में, तो उन लोगों के साथ ये सब चीज़ें आई थी। अब रिज़ल्ट क्या रहा, एज अ रिज़ल्ट
दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो ये समय आ गया था जबकि आर्थिक चेंजेस हो रहे थे, राजनीतिक चेंजेस हो रहे थे, सामाजिक चेंजेस हो रहे थे, सांस्कृतिक परिवर्तन भी आ रहा था। इन 1000 सालों में बहुत कुछ बदल गया। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। तुम जानोगे इसके बारे में और ज़्यादा चैप्टर 5 में, 6 में और 7 में, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबालिटी। और ये जो पीरियड था, मोबालिटी माने गतिशीलता, मतलब इधर से उधर जाना लोगों का, ठीक है। तो ये उस चीज़ का युग था। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, काफ़ी दूर दूर जाते थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर की तलाश में, मानो नौकरी की तलाश में जाते हो। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। तो क्या होता था, लोग जाते थे एक दूसरे के अवसर की तलाश में, लोगों ने कि जो झुंड थे वो दूर दूर तक यात्राएं करने लगे, ठीक है। और ये जो उपमहाद्वीप था इसमें अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए संभावनाएं मौजूद थी। मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा पैसा था, इमेंस वेल्थ भी थी और पॉसिबिलिटी भी थी लोगों को कि वो अपना भाग्य बना सकें। जब जाएंगे इधर उधर तभी तो उनका नौकरी मिलेगा, तभी तो उनका भाग्य बनेगा। तो वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड्स वर द राजपूट्स। अब आज इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई हैं। एक ग्रुप जो इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था राजपूतों का। अ नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र। तो शब्द जो आया है, ये नाम जो आया है वो राजपुत्र वर्ड से आया है, ठीक है, यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है, the son of the ruler. Between the 18th and the 14th century, the term was applied more generally to the group of warriors who claimed क्षत्रियास कास्ट स्टेच्यू। अब क्या होता था, वो कह रहे हैं 8वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए यूज़ करते थे ये लोग जो कि क्षत्रिय वर्ण के हुआ करते थे, जो कि कहते थे हम भाई क्षत्रिय हैं, योद्धा वगैरह होते थे, वो लोग क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके लिए ये लोग राजपूत शब्द जो है वो यूज़ किया करते थे, राजा का पुत्र वगैरह। बिटवीन द 18th and 14th सेंचुरी द टर्म हु अप्लाइड मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स वो क्लेम क्षत्रिय कास्ट, ठीक है, स्टेटस। द टर्म इंक्लूडेड, इस टर्म में क्या चीज़ इंक्लूड है, नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टन्स but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। तो वो ये कह रहे हैं कि आपसे कि राजपूत जो शब्द है, ठीक है, उसके अंतर्गत केवल राजा या सामंत वर्ग ही नहीं हुआ करता था, चिफ्टन्स ही नहीं हुआ करते थे, चिफ्टन्स यानी सामंत वर्ग, तो वही नहीं होता था, बल्कि सेनापति भी होते थे, सैनिक भी आ जाते थे इसके अंदर। राजपूत शब्द के अंदर ही याद रखना, सेनापति और सैनिक भी आ जाते थे, केवल राजा या फिर चिफ्टन्स यानी कि सामंत ही नहीं आते थे। अब जो सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, भाई अलग अलग राजाओं की सेना में काम करते थे, ठीक है, सेवारत यानी कि काम करना। अब आ जाओ आगे। Choleric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards। अब क्या होता था यहाँ पर, कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभाविकता का गुणगान करते थे। अभी कवि ववि से क्या करते थे, मतलब चाटुकारिता ही करते होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे। तो ये ना इनसे लिखवाते थे अपने बारे में। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज जो थे मराठा थे, सिख थे, जाट थे, आहूम्स थे, क्षत्रिय थे, कास्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ऑफ स्क्राइब्स जो थे उनकी, या फिर सेक्रेटरीज़ की, ये यूज़ करते थे अपॉर्चुनिटी को ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब जो लोग थे, सारा पूरा ये समूह था, क्या क्या था, अब मैं पूरा का पूरा पढ़ के नहीं हूँ, ये पूरा पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अब क्या हुआ था उस समय में, थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं। देखो इस युग में क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, किस लिए जाते थे, नौकरी की तलाश में जाते थे, झुंड में यात्राएं करने लगे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका भाग्य जो बनेगा, बहुत ज़्यादा संपदा है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है दुनिया में, लेकिन भाग्य को बनाने के लिए, संभावनाएं ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूम लेते थे कि भाई कहाँ पर हमें काम मिलेगा। इस काल में जिन समुदायों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ा तो वो थे कौन, राजपूतों का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया था। अब राजपूत शब्द कहाँ से आया, राजपुत्र से आया। राजपुत्र का अर्थ क्या होता है, राजा का बेटा। 8वीं से लेकर अगर हम 14वीं शताब्दी की तक बात करें तो राजपूत शब्द जो था आमतौर पर यूज़ होता था योद्धाओं के लिए, उन समूहों के लिए जो कि क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। अब राजपूत शब्द केवल राजा या चीफ्टेंस यानी कि सामंत के लिए नहीं आया था, बल्कि वो सेनापति और सैनिक के लिए भी आता था। अब क्या हुआ, पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों के यहाँ ये लोग काम करते थे, सैनिक वगैरह जो होते थे। अब कवि और चारण जो होते थे, राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे, यानी कि इनके गुणों का
ठीक है, गुणगान करते थे, लोगों को बताते थे, जाके कवि वगैरह इनके ऊपर पोएम्स वगैरह लिखते होंगे तो इनका गुणगान करते थे। उसके अलावा क्या हुआ, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण अवसर हासिल करते थे और लाभ जो होते थे, ठीक है, हासिल करते थे, अवसरों का लाभ लेते थे। मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम थे, कायस्थ थे। और कायस्थ मुख्यतः कौन होते थे, लिपिक जिसे बोलते, जो लिखते थे, स्क्राइब्स जो होते थे, और जो मुंशी होते थे ना, हिसाब किताब रखते थे, वो लोग होते। आदि समूह ने इसका भी काफ़ी ज़्यादा, इन अवसरों का काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया था। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पूरे पीरियड में देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, लगातार जो थे वो जंगलों की कटाई होती रही। एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो खेती थी वो ज़्यादा इलाका उसका बढ़ाते गए, जंगल को काटते गए, खेती बढ़ाते गए। क्यों? क्योंकि जंगल में तो जंगली पौधे उग रहे हैं, खेती करेंगे तो खाने के पौधे उगाएंगे, ठीक है, ये हो रहा था। एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था। चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से हो रहे थे और पूरे तौर पर ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। चेंजेस इन देयर हैबिटेट, चेंजेस हैबिटेट माने पूरा रहने का जो तरीका होता है, हैबिटेट होता है आपका आसपास का जो वातावरण है, उसमें पूरा का पूरा चेंजेस आ रहे थे। फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, अब उनकी वजह से क्या हुआ, जब जो वहाँ पर रहते थे ना, जो वनवासी थे, उन्हें मजबूर होकर अपनी जगहें भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि जंगल काट रहे थे, तो जो जंगल में रहते थे उन्हें हटाया गया होगा वहाँ से। These new peasants group gradually began to be influenced by the regional market, chieftains, priests, monasteries and temples. अब क्या हुआ था, थोड़ा शुरू से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। अब इस पूरे काल में क्या हुआ, लगातार जंगल काट रहे थे, खेती का इलाका बढ़ा रहे थे और ये क्षेत्र में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ रहा था कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी अधिक तेज़ी से पूरे तौर पर जो इनमें परिवर्तन होता चला गया। पर्यायवास यानी कि हैबिटेट, वो जगह जहाँ पर लोग आसपास रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था। उस कारण जो वनवासी थे, जो वन में रहने वाले थे, लोग मजबूर होकर अपनी जगह छोड़ना पड़ रहा था। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लग गए थे। अब देखो जो वन में रहते हैं, अब उनको तो वहाँ से हटाएंगे तो कुछ तो काम करेंगे, तो ज़मीन की जुताई करने लग गए, ठीक है, टिलिंग द लैंड मतलब जुताई करना। और फिर क्या हुआ, कुछ लोग जो थे वो कृषक बन गए, किसान बन गए। कृषकों के लिए नए समाज समूह, क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, ठीक है। कृषकों के ये नए समूह जो थे, किसानों का जो नए समूह थे, ये जो बन गए थे लोग किसान, ये आसपास के बाज़ारों से बहुत प्रभावित हुए, ये मुखियाओं से बहुत प्रभावित हुए, पुजारियों से काफ़ी प्रभावित हुए, मठों से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, ये मंदिरों से बहुत प्रभावित हुए। तो इस तरीके से ये ज़्यादा प्रभावित हो रहे। इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित होना, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हो रहे। दे बिकम द पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि ये जो थे मालिक वर्ग को क्या करते थे, इनको ना टैक्सेस देने पड़ गए। किसानों के बीच जो था वो जो था ये हुआ था, दे बिकम द पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। तो भाई ये समाज का एक जो थे वो अंग तो बन गए थे, ठीक है, और इनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। इनको जाके जो लोकल लॉर्ड्स होते थे उनके जैसे मान लो ज़मींदार वगैरह होते थे, उनको भी जाके ना मतलब गिफ्ट वगैरह देना पड़ता होगा, ठीक है, गुड्स वगैरह देने पड़ते थे, अपनी सर्विसेज काम करना पड़ता था उनके लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑलमोस्ट पीजेंट्स एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट, काफ़ी ज़्यादा जो देखने योग्य है, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आ गए। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक वर्ग जो है ऊंचा उठता चला गया होगा, दूसरा वर्ग जो है वो नीचे हो गया होगा। किस वर्गों में हुआ, ये पीजेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया था, ठीक है ना। अब स्थानीय मालिक के बेगार करनी पड़ती थी, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ लोगों के पास तो क्या होता था एक्चुअली, सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, तो कुछ लोगों के पास काफ़ी उपजाऊ ज़मीन होती थी। अदर आल्सो कैप्ट, और जो दूसरे लोग होते थे वो क्या कैप्ट करते थे, मतलब उनके पास क्या होता था, देखो मवेशी पाल लेते थे, मतलब जानवर वगैरह वो जो थे कैटल पाल लेते थे, मतलब अपने। एंड आल्सो कंबाइंड आर्टिसनल वर्क, और उसमें एक आर्टिसनल वर्क का मतलब दस्तकारी होती थी, मतलब हाथ से करने वाले काम वगैरह ये लोग करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब लीन सीजन है, मान लो कि खेती का टाइम नहीं है, तो ये क्या करते थे, आर्टिसनल काम करते थे, ठीक है। तो अब एज अ सोसाइटी बिकम मोर differentiated people were grouped into jats or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो होते थे, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ता चला गया ना, तो जातियाँ और उपजातियों में लोगों को ना बांट दिया गया था। उनके किसके हिसाब से, उनकी जो पृष्ठभूमि, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो काम का बैकग्राउंड है, मतलब ये लोग ये काम करते तो इस जाति के हो गए, ये लोग बड़ा काम करते तो बड़ी जाति के हो गए। तो जातियाँ, उपजातियाँ, इस तरह से काम के आधार पर ऊंचा नीचा ये सारे दर्जे जो है लोगों को मिलने लगे थे, ठीक है। वेरियस अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स, रैंक्स वर ना नॉट फिक्स, रैंक्स तो परमानेंटली फिक्स नहीं थे, एंड वरीड करते थे, मतलब डिफरेंट होते थे अकॉर्डिंग टू द पावर। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल होती थी बाय द मेंबर ऑफ, जाति के द्वारा, ये तो हमने बात ही कर ली अभी।
द स्टेटस ऑफ द नेम जाति कुड बी वरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। आप देखो ये जाति जो शब्द है ना, ये एरिया टू एरिया डिफरेंट हो जाता है। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और दूसरे क्षेत्र में उसका कोई और दर्जा हो सकता था। माने हो सकता है कि ये जाति को यहाँ उतना सम्मान नहीं मिलता जितना दूसरी जगह इस जाति को सम्मान मिलता, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ थी। जातिस फॉर्म होती थी देयर ओन रूल्स, अपने ओन रूल्स के द्वारा जो जाति हैं उनका क्या होता था, उनके जो सदस्य थे ना उनका व्यवहार का नियंत्रण अपनी जाति के स्वयं खुद ही नियम बना लेते थे ये लोग, ठीक है, रेगुलेट कर लेते थे, उसको मैनेज कर लेते थे। कंडक्ट यानी कि व्यवहार ऑफ देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स के व्यवहार के द्वारा। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए कि भैया इनका जो ग्रुप है ना, इनके जो सदस्य हैं ना, उनका व्यवहार कंट्रोल्ड रहे, उसको नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बना लेती थी, ठीक है। मानो कि बंदा जाति हमारी जाति में ही शादी करेगा, ऐसे काम करेगा, हमारी जाति का बंदा ये काम नहीं करेगा, तो इस तरीके से उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए जातियाँ अपने रूल्स बना लेती थी। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और इन्फोर्स कर दिया जाता था, लागू कर दिया जाता था, ये नियम बना लिए जाते थे। फिर इनका पालन करने के लिए जाति के बड़े बुजुर्ग जो होते थे ये एक सभा करवाते थे, और इलाकों में जाति पंचायत जैसे होती है ना, दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ द एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। तो डिस्क्राइब कहाँ होती थी इन इलाकों में, जाति पंचायत इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पूरा पढ़ लें। इसके जो सदस्यों का व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, जाति के सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए कि भाई कुछ गलत काम कोई ना करे, तो जातियाँ स्वयं क्या करती थी, अपने नियम बना लेती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो एक सभा करवाती थी उनकी, ठीक है, बड़े बुजुर्गों का एक ग्रुप बन जाता था, वो करवाते थे, जिससे इन इलाकों में हम क्या कहते थे, जाति पंचायत, इसमें बड़े बुजुर्ग होते थे, ठीक है। बट अब क्या होता था, इसके अलावा सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय अ चिफ्टन, बहुत सारे जो विलेजेस थे, गांव थे, वो चिफ्टन्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुखियाओं के द्वारा वहाँ पे शासन होता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। अब क्या होता था, लेकिन यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कई गाँव पर मुखियाओं का शासन होता था और मिलजुल कर वे किसी के राज्य की छोटी सी इकाई भरी होते थे। मतलब मिलजुल कर एक बड़ा राज्य, जैसे एक बड़ा राज्य हो गया, उसमें छोटे छोटे गाँव जिसे हम बोल सकते हैं स्मॉल यूनिट हो गए। तो इस तरीके से ये हुआ करता था उस समय भी। आप आ जाओ आगे है, आ जाओ जी नेक्स्ट टॉपिक को। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, यानी कि क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ना है, तालुक, और चोलास के अलावा हमारे जो थे तुगलक, जो हम चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, और मुगल जो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, तो मतलब इनके अंतर्गत जो है काफ़ी सारे क्षेत्र जो हैं वो हो जाते हैं। एक संस्कृत वर्ड है जिसे हम बोलते हैं असंस्कृत प्रतिष्ठी। अब प्रतिष्ठी क्या होता था, प्रशस्ति बोलते, प्रशस्ति जो है हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति दे रखा होगा चैप्टर 2 में, हम देखेंगे प्रेजिंग होता था दिल्ली सुल्तान के गयासुद्दीन बलबन के नाम पर ये लिखी गई होगी, जो कि 1266 से जिसका शासनकाल रहा था 1287 तक। एक्सप्लेन दैट ही वॉज अ रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर एंड स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल, गोंडा इन द ईस्ट एंड गजनी यानी कि गुज्जाना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट, एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथर्न इंडिया दरविदा। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गोदा, अब यहाँ से ना पूरा ले लेते हैं, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, अपारेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मीज। पहले इतना पूरा समझ लेते हैं क्या हुआ था। चोल के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, तुगलक के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, मुगल के बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 में। जैसे बड़े बड़े राज्य के अंतर्गत कई क्षेत्र आते थे, मतलब तुगलक के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र आते थे, चोल राजाओं के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र आ जाते थे, मुगलों के अंदर तो आते ही थे बहुत सारे क्षेत्र। दिल्ली के जो सुल्तान था उसके बारे में क्या हुआ, दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। कब था, 1266 से लेकर 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति क्या होता है, एक ऐसे लेटर समझ लो, एक ऐसे कागज़ समझ लो जिस पे तारीफ लिखी जाती थी, ठीक है। प्रशस्ति के उदाहरण दे रखे हैं अध्याय 2 में, अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो पढ़ेंगे उसमें एक विशाल साम्राज्य का इसे शासक बताया गया। किसे, बलबन को, गयासुद्दीन बलबन को, कि बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का शासक था जो पूर्व से बंगाल यानी कि गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी यानी कि गज्जन तक ये पूरा इसका साम्राज्य जो है फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण भारत द्रविड़ भी आ चुका था। मतलब इसके साम्राज्य के अंदर गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग भी उसकी सेना में आगे आने लगे। पलायन कर जाते थे, ठीक है, वहाँ से पलायन कर जाते थे। आप आ जाओ आगे। अब
हिस्टोरिकन्स रिगार्डेड दीज एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ पॉइंट्स। अब हिस्टोरिकन्स जो इतिहासकार है वो इसे विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि एक्सग्रेटेड मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा का। तो हिस्टोरियंस को लगता था कि ओ भाई साहब ये जो लिखा गया है ना इनके बारे में, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है इनकी जीतों के बारे में, कि भैया ऐसे जीते थे वैसे जीते थे। तो हिस्टोरियंस को लगता है थोड़ी फेंकी भी गई है, क्योंकि भैया उस समय तो राजा के चाटुकार लोग ज़्यादा होते थे ना, तो जैसा राजा कहेगा भैया उसे खुश करने के लिए वैसे ही तो लिख देंगे। और राजा चाहता था कि भैया आगे के जो लोग हैं जो उसे जानेंगे तो उसको ऐसे जाने कि राजा बड़ा बहादुर था, इसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, तो इस तरह से लिखी जाती थी। तो हिस्टोरिकल्स जो थे बेवकूफ़ नहीं होते थे, वो समझते हैं ये सब बातें। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा वो समझने की कोशिश भी करते थे। हिस्टोरिकन्स लोग जो होते थे, इतिहासकार ये भी समझने लगे रहते थे कि शासक लोग उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे, कि भाई हमारा अधिकार का क्षेत्र, वो ऐसा क्यों करते थे। लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन 1813 अ पोएट अमीर खुसरो था जिसने नोटेड मतलब लिखा था दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। तो अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि देश के हर क्षेत्र में लगभग अलग भाषा है, जिसे हम कह सकते हैं सिंधी भाषा, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिणी कर्नाटक में हुई, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में हुई, गुजरी गुजरात में हुई, माबारी तमिलनाडु में हुई, गौड़ी बंगाल में हुई, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई, हिंदी जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दिस इन अ कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत व्हिच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। अब क्या हुआ, अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा तो नहीं थी। ये काफ़ी प्राचीन भाषा थी जिसको कौन ज़्यादा जानता था, केवल ब्राह्मण ही इसको ज़्यादा जानते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन्ड बाय Amir Khusro, prepare another list of the names of languages spoken today in the regions he mentioned, underline names that are similar and circle those that are different। अब आपको क्या करना है कि अमीर खुसरो के द्वारा जो भी उन्होंने भाषाएं दी हुई हैं ऊपर लिखी हुई हैं, एक सूची बनाइए। इस सूची में क्या करना है, लिस्ट में आपको क्या करना है, उन भाषाओं के नाम बनाइए, उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्र एरियाज बताइए कहाँ आज ये बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर दीजिए, और जो नाम अलग अलग है उनके चारों ओर आप जो है वो घेरा बना दीजिए, माने सर्कल बना दीजिए। Did you notice that the names by which languages are known have changed over time? क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम भी बदल गए हैं। चलो आगे देखते हैं। By 700 many religions already possessed distinct geographical dimensions and their own languages and culture characteristics। क्या हुआ, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे कि भाई ये जगह हमारी है। ठीक है, इनकी क्या हो चुकी थी, और उनकी भाषाएं, उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं भी काफ़ी स्पष्ट हो चुकी थी कि भाई ये जगह हमारी है। जियोग्राफिकल डायमेंशंस यही तो होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है इस राजा का है, यहाँ ये संस्कृति है, यहाँ पर ये जो है लैंग्वेज ये बोली जाती है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। आप चैप्टर 9 में इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे। ये किताब जो है ना, पहला चैप्टर तो ठीक ठाक ही है, लेकिन आगे के कुछ चैप्टर्स तो हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जैसे मुगल काल, दिल्ली सल्तनत। बहुत मज़ा आता है इनको पढ़ाने के लिए और पढ़ने में भी। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। तो मतलब ये जो है वो इसके बारे में आपको जानकारी काफ़ी मिलेगी। क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में टकराहट होती थी, काफ़ी झगड़े होते थे राज्य के बीच में। और ओकेजनली क्या होता था, डायनेस्टीज़ जो होती थी लाइक द चोलाज जो होते थे, या फिर खलजीज जो होते थे, तुगलक्स जो होते थे, मुगल्स होते थे, वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज एन पैन रीजनल। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको कि कभी कभी चोल जो होते थे, खलजी जो होते थे, तुगलक जो होते थे, मुगल जैसे राजवंश भी अनेक क्षेत्रों तक फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। बहुत बड़े बड़े इनके साम्राज्य करते थे, स्पैनिंग diverse regions। Not only all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, table 1 in chapter 3 and 4. What was the duration of the rule of the Khalji and Mughal dynasties? अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो क्या था, पूरा साम्राज्य, काफ़ी साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। तो ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं रह पाते थे। मतलब सभी तो सब ऐसा तो नहीं कह सकते भी जो आया वो सारे ही जो थे वो स्थिर रहे, बिल्कुल बहुत टिके रहे, या फिर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे चैप्टर 3 और 4 में भी तालिका वंश दी गई है आपको। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे, जब टेबल 1 में हम पढ़ेंगे तो तुलना भी कर पाएंगे कि कौन कितना टिका, कौन सा राजा ज़्यादा सफल रहा। तो खलजी और मुगल वंश की कितनी कितनी अवधि तक ये लोग चले थे, तो इसके बारे में हम आगे
पढ़ेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जब मुगल एम्पायर जो था डिक्लाइन हुआ था 18th सेंचुरी में, इट लीड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो क्या हुआ, जब 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का पतन ढलान पर आया, यानी मुगल वंश जब खत्म होने लगा, तो फलस्वरूप जो हुआ कि क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जो क्षेत्र थे छोटे छोटे वो फिर से उभरने लगे थे। इट लीड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, चैप्टर 10 में हम देखेंगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पायरल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द करेक्टर ऑफ दिस रीजन्स। अब क्या हुआ, लेकिन वर्षों से ये सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, मतलब सर्व क्षेत्रीय सारे क्षेत्रों पे, ठीक है। तो ये शासन जो था उनका चल रहा था। अब क्या हुआ इसके बाद, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द regions were left with the legacies and of the big and small state that had ruled over them। क्या हुआ, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई थी। उन पे कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें उस महाद्वीप के अधिकतर भागों में फैलने लगी और इन क्षेत्रों का विरासत में मिली थी, जो मतलब इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी, ठीक है। This was apparent in the emergence of many districts that shared traditions in the realism of governance, the management of the economy, allied cultures and languages. Through the thousands of years between 700 and 750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of the larger pan-regional forces of integrate without ever quite losing their distinctiveness। अब पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा क्या हुआ है, मैं पूरा बताती हूँ आपको यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, 18वीं सदी में क्या हुआ, मुगल शासन जो था वो खत्म होने लगा, मुगल वंश जो था पतन की तरफ आया 18वीं सदी में, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे फिर से उभरने लगे। भाई बड़ा वाला मुगल तो खत्म हो रहा है ना, तो छोटे छोटे राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन सालों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, ठीक है, उन क्षेत्रों की प्रकृति ही बदल चुकी थी। भाई जैसे बड़े बड़े स्केल पर चल रहा था तो उनका जो नीचा था, प्रकृति थी, वो बदल चुकी थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सारी बातें भी इन उपमहाद्वीपों में अधिकतर भागों में फैलने लगी और इन क्षेत्रों को जो कि विरासत में मिली थी भाई पीछे से चलता आ रहा था। इस बात को समझने के लिए, इस तथ्य को समझने के लिए, इस फैक्ट को समझने के लिए हम उन्हें परंपराओं से लगता है कि जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, भाई इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से अलग भी थी, कुछ एक दूसरे के जैसी परंपराएं भी थी। ऐसी परंपराएं में प्रशासन के बारे में और उनकी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के बारे में, उच्च संस्कृति के बारे में, उनकी भाषा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच में क्या हुआ, हजारों साल तक विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र में अपनी अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय था कि सर्व क्षेत्रीय ताकतों के प्रभाव भी उन पर पड़ते थे, ठीक है। अब हमें ये वीडियो करनी होगी यहीं पर पॉज, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।